डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज से इस चैनल पर मैट्रिक की परीक्षा जो स्टूडेंट 2023 में देंगे उन विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए क्लास शुरू होने वाली है। आज का जो क्लास होगा वो हमने एक मैथ का चैप्टर से लिया है। सबसे शुरुआती जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो उन वास्तविक संख्या को हम अच्छे तरीके से जानेंगे। एक बात बताना चाहेंगे कि जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे और जिस टॉपिक का अगर हम अध्ययन करेंगे उससे एकदम बारीकी से पढ़ना है, ताकि परीक्षा में जो भी सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हर एक पोर्शन को हम अच्छी तरीके से देखते जाएंगे और इतनी अच्छी से पढ़ाई करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सके और परीक्षा में 100% नंबर लाएंगे। इस व्यू से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसे रियल नंबर भी कहते हैं, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें कौन कौन सी ऐसी संख्याएं पढ़नी है जो परीक्षा में अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सी संख्याएं पढ़नी है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इन सभी संख्याओं को सबसे पहले हमें पढ़ लेना है ताकि उस अनंत तक चला जाएगा, यानी इनफाइनाइट है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये गिनती की संख्या है। जब यहाँ हम एक से शुरू कर रहे हैं तो इसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। अब दूसरी बात आती है यहाँ पूर्ण संख्या का। तो पूर्ण संख्या हम किसे कहेंगे? तो जो गिनती की संख्या है ना, इसके पहले क्या करना है, अगर हम जीरो से शुरुआत करते हैं तो यहाँ शून्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी अनंत तक चला जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि प्राकृत संख्या में क्या था, 1 से शुरुआत हो रहा था। अब यहाँ पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या में क्या है, यहाँ 0 से शुरुआत हो रहा है। तो अब दोनों में अंतर समझना है। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या, जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। और यहाँ देखा जाए कि गिनती की संख्या जब 0 से शुरू होता है और अनंत तक चला जाता है तो इस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर। अब यहाँ पर देखना है कि आखिर दोनों में एक जैसा लग रहा है, लेकिन कुछ न कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है? देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या जो है इसका शुरुआत जो है वो 1 से होता है, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो सकती है? तो 1 हो गया। अब यहाँ पर पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? तो कौन होती है? यहाँ 0 से शुरुआत है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। यही कन्फ्यूजन में डाल करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो 1। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं है निकालना, क्योंकि अगर कोई बच्चा बोलेगा सबसे जो बड़ी प्राकृत संख्या है 101 है, और क्या हो जाएगा कि 101 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो ठीक उसके बाद वाली संख्या हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये हमेशा बढ़ते चला जाएगा, तो इसका अंत नहीं है, यानी अनंत तक जाएगा। उसी प्रकार क्या है कि पूर्ण संख्या भी जो है ना, ये अनंत तक जाता है। तो यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना संभव नहीं है। अब यहाँ पर ये देखना है, ये दोनों में अंतर समझ लिया जाए। ठीक है, अंतर क्या हो सकता है? इधर लिखते हैं हम पूर्ण संख्या, ठीक है, ये पूर्ण संख्या, और इधर लिख दिया प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब दोनों में अंतर देखना है तो पूछेंगे हम क्या कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? देखा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये कौन होता है? 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये कौन है? तो 1 है। अब एक चीज़ और है, देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो प्राकृत संख्या है वो इसमें मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये प्राकृत संख्या जो है ये पूर्ण संख्या हो सकती है, वो भी सब है कि नहीं। देखा जाए तो पूरा जो है सो इसमें मिल रहा है, यानी कहने का मतलब जितना प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में मिल रहा है।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी प्राकृत संख्या जो है वो सभी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है। अब यहाँ पर देखा जाए, ये तो हो गया कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है, तो यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अब इसको देखना है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि 1 2 3 4 ये सब जो है ये तो इसमें प्राकृत संख्या में मिल रहा है, लेकिन शून्य तो नहीं मिल रहा है, यानी शून्य जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। यही अंतर समझना था। ठीक है, ये दो अंतर इसका हो गया पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में। अब इसके बाद जो अगली संख्या है उसका नाम है पूर्णांक संख्या। वो कौन संख्या पढ़ना है, तो पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो अभी हमने देखा पूर्ण संख्या को और प्राकृत संख्या को। तो पूर्णांक संख्या क्या है, वही पूर्ण संख्या से संबंधित है। वो क्या है, तो सभी पूर्ण संख्याएं एवं उनके ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है, ये कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब देखा जाए इसको किस तरह से लिखा जाएगा, तो जैसे मान लिया जाए कि ये पूर्ण संख्या कह रहा है, तो सभी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 से होता है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 इस तरह से होता है। अब इसका कहता है कि इसी के ऋणात्मक संख्या है, यानी ये हो गया धनात्मक, यानी सब प्लस में है। तो ऋणात्मक संख्याएं किधर लिखी जाती है, तो बाईं तरफ, यानी 0 के पहले कौन होता है, तो -1, इसके पहले कौन होता है, -2, फिर -3 -4 इस तरह से हो गया। अब ये क्या हो गया, ये जो हो गया ना, ये ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्या, यानी सभी पूर्ण संख्या और इसके ऋणात्मक संख्याओं का जो सम्मिलित रूप हो गया, ये कौन संख्या कहला गया, पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद जो है अगली संख्या है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो इसमें देखा जाए कि 1 से बड़ी वह संख्या, इसका परिभाषा क्या हो सकता है कि 1 से बड़ी वह संख्या जो स्वयं एवं 1 से पूर्णतः विभाजित हो, 1 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब एक संख्या और है, इस एग्जाम्पल में समझने से पहले क्या है कि उन संख्या का परिभाषा भी देख लेते हैं। उसका नाम है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, इसे देखा जाए, इसे यौगिक संख्या भी बोल दिया जाता है। तो इसको क्या करेंगे, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। अब इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या किसको कहें, तो जस्ट इसका उल्टा है, यानी 1 से बड़ी वह संख्याएं जो स्वयं एवं 1 के अलावा और क्या होता है, और संख्या से भी विभाजित हो। इसको क्या लिखेंगे, 1 से बड़ी वह संख्याएं, 1 से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं एवं 1 के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है,
अब इसको देखना है कि दोनों को एग्जाम्पल समझना है, वो कैसे, कौन भाज्य संख्या होगी कौन अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गिनती की संख्या को लिखते हैं। कहाँ से लिखना है, एक से बड़ी लिखना है, एक को नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि एक जो होगा सो न तो ये यौगिक संख्या में आएगा न तो अभाज्य संख्या में आएगा, तो यानी एक को नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गिनती की संख्या, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखना है कि 2 जो है सो कितना कितना से कट रहा है। तो 2 जो कितना से कट रहा है, एक स्वयं से कटता है यानी अपने से कट रहा है, तो 2 एकम 2 तो कट गया। और फिर क्या, एक से कट रहा है, एक से भी कट, और किसी से कटता है तो 2 और किसी से नहीं कट रहा है। तो ये कौन संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। 2 कौन संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि केवल स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है और इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर 3 को देखा जाए तो 3 कितना कितना से विभाजित है, तो 3 जो है सो स्वयं से यानी अपने आप से विभाजित है, और किससे, तो 1 से विभाजित है, और किसी से विभाजित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब 4 को देखते हैं, तो 4 क्या है, 4 कितना कितना से विभाजित है, तो 4 स्वयं से कट रहा है, हाँ कट रहा है, इसके बाद 1 से भी कट रहा है, इसके अलावा और कोई संख्या से कटता है तो और किससे कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है। अब यही अंतर देखना है यहाँ पर क्या, कि इसमें क्या था कि केवल स्वयं से और 1 से विभाजित था, तो ये अभाज्य संख्या था, लेकिन इस स्वयं से 1 से भी विभाजित है और इसके अलावा और दूसरी संख्या से भी विभाजित है। तो जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अलावा अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, ये 5 कौन संख्या है, तो 5 को देख रहे हैं स्वयं से विभाजित है और फिर इसके बाद 1 से विभाजित है। क्या और कोई ऐसी संख्या है जिससे 5 कट जाता है, तो नहीं कटता है, तो नहीं कटता है तो कौन संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बाद फिर 6 को देखते हैं, तो 6 कौन संख्या है, तो 6 स्वयं से कट रहा है, इसके बाद फिर देख रहे हैं कि 1 से भी कट रहा है, इसके अलावा और किसी से कटता है, तो हाँ कटता है, किससे किससे कट रहा है, तो ये 3 से भी कटता है और ये 2 से भी कटता है। अब क्या हो गया कि जो संख्याएं 1 से और स्वयं से कटने के अलावा और किसी संख्या से विभाजित होता है तो उसको कौन संख्या कहते हैं, इसे हम यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। अब 2 संख्या को और देख लेते हैं, ये 7 कौन संख्या हो सकता है, तो 7 किससे किससे विभाजित है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 7 केवल 7 से विभाजित है और 1 से विभाजित है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। और 8 कितना कितना से विभाजित है, तो 8 को देखते हैं, 8 1 से विभाजित है, स्वयं से भी विभाजित है, इसके अलावा फिर क्या है, ये 2 से भी कट रहा है और ये 4 से भी कट रहा है, तो ये तो स्वयं और 1 के अलावा और अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो ये कौन संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। अब इससे जो है भाज्य अभाज्य संख्या से क्या है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किस तरह का, तो यहाँ पर क्या है कि पहला जो बात बताए थे कि 1 है यहाँ, यानी 1 से बड़ी में जाना है तो भाज्य और अभाज्य संख्या को प्राप्त करना है, लेकिन यहाँ 1 जो है तो 1 क्या है कि न तो भाज्य है न तो अभाज्य है और न तो क्या है, ये भाज्य संख्या है। तो इसको क्या हो जाएगा कि 1 जो है सो न तो यौगिक संख्या है और न तो अभाज्य संख्या है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या कौन है। अब यहाँ पर देखा जाए, हमने 1 से शुरू किया था गिनती की संख्या, तो यहाँ पर देखना है कि 1 से बड़ी है 2, तो यहाँ देखना है कि सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन है, तो यहाँ सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। इसके बाद फिर क्या है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सम जो होगा ना, ये सम अब आपको कहीं पर भी अभाज्य संख्या में नहीं आएगा, केवल 2 को छोड़ा करके 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो इसको क्या याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये कौन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये कौन होगा, तो ये 2 होगा। यही याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। 1 कभी नहीं लगाना है, क्योंकि 1 न तो भाज्य होता है और न तो अभाज्य होता है। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या है, उसका नाम है सह अभाज्य संख्या। उसका नाम क्या है,
सह अभाज्य संख्या। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। क्या है इसमें कि वैसी दो संख्याएं जिसका मासा जो है यानी महत्तम समापवर्तक अगर एक हो तो वो दोनों संख्या एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सहअभाज्य। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 19 लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पर 21 लिख दिया, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सहअभाज्य है। कारण क्या है कि इसका अगर मासा निकालेंगे यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तब क्या हो जाएगा कि इसका अगर एक आ गया तो समझना कि 19 का सहअभाज्य कौन है, 21 है, और 21 का सहअभाज्य कौन है, 19 है। तो इसको देख लेते हैं बना करके। जैसे मान लें कि 21 में 19 से भाग लगाएंगे तो कितना मरतबे लगेगा, तो 19 से कम 19, 11 में से 9 गया 2, ये तो कट गया। फिर अब क्या करना है, जब 2 शेष बच गया तो 19 को यहाँ उतारेंगे। अब कितना मरतबा लगेगा, 2 9 18, अब बच गया 1, फिर 2 यहाँ उतरेगा तो 2 1 कम 2, ठीक है। तो यानी HCF कितना आया, तो यानी 19 और 21 का जो है ना ये क्या हो जाएगा, ये 19 और 21 दिया हुआ है, तो 19 और 21 का मासा कितना हो जाएगा, मासा यानी महत्तम समापवर्तक जो होगा वो 1 होगा। तो दी हुई संख्याओं का अगर मासा 1 आता है तो वो संख्या एक दूसरे के क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि ये दो संख्या है। एक क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन रहता है ये दो संख्या दी हुई रहती है और पूछता है किसमें कि कौन सा अभाज्य है। तो दोनों को निकाल करके देख लेना है कि अगर जिसका मासा आएगा तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या होगी। यानी 21 का सहअभाज्य कौन है, 19 है, और 19 का सहअभाज्य कौन है, 21 है। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी अभाज्य संख्या पर आधारित जो है वो क्वेश्चन आएगा। तो आइए अब हम उसको समझते हैं। क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभी क्या पढ़ा हमने, अभाज्य संख्या को पढ़ा, तो यानी जो संख्या दी हुई रहेगी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 156 दे दिया, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ पर क्या कर दिया, आपको 2000 दे दिया, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालेंगे, तो यानी क्या करना है, इसको अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। अब अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए कि 2 है तो 2 से इसमें भाग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 7 दूना 14, 8 दूना 16, ठीक है। अब इसका क्या होगा, 2 से फिर लगाएंगे तो 39 दूना 78, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो 3 से लगेगा तो 13 3 39। तो यानी इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो कितना होगा, तो देखा जाए अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब इसको देख दिया जाए गुना करके कि 13 3 39, 39 दूना 78, 78 दूना कितना होता है 156। तो यानी कि ये क्या हो गया इसका, ये 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी इसमें केवल जो है ना, इसके गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या ही है। अब यहाँ पर देख रहे थे कि 13 और किसी से नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसको लास्ट में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 13 13 से ही लगेगा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका शेषफल 1 बचेगा। तो 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसके गुणनखंड में अभाज्य संख्या 1 नहीं है तो 1 को शामिल नहीं करेंगे। अब इसी प्रकार क्वेश्चन क्या है कि ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, और क्वेश्चन इसी तरह से क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा। वो क्या कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो। तो ये गुणनफल तो है ही, लेकिन एक इस तरह से लिखा जाता है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। वो कैसे कि ये 2 कितना बार लिखा, तो 2 को हम एक ही बार लिखेंगे और क्या करेंगे, जितना बार लिखा हुआ है इसके पावर में हम लिख देंगे। अगर 2 बार लिखा है तो इसका पावर 2 लिख दिए। अगर 3 है, यहाँ 3 कितना बार है, 1 है, तो 1 नहीं लिखना है क्योंकि 1 तो इसके ऊपर में छिपा हुआ है। 13 भी 1 है तो यहाँ 13 केवल इसी तरह से लिख देंगे, इसका पावर 1 है तो 1 को नहीं लिखना है। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर 2000 को देखते हैं, ये क्वेश्चन और समझते हैं। 2000, अब इसको क्या करना है,
इसको हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी उसी संख्या से लगाना है जो केवल अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो यानी इसके ग्रुप में जो होगा, इसके गुणनखंड के जो ग्रुप में यानी समूह में जो होगा केवल अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हम अगर 2 से लगाते हैं, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 से लगाते तो कितना मर्तबा लगेगा 1000, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना मर्तबा लगेगा 500, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 250, फिर 2 से लगाएंगे तो 125, फिर 5 से लगेगा तो 25, फिर 5 से लगेगा तो 5। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ लास्ट में क्या करते हैं 5 से लगाते हैं तो 1 आ गया। जब नीचे शेषफल 1 बच गया, इसका मतलब अब इसके आगे नहीं लगेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या यहाँ से समाप्त हो गया। अब क्या करना है, इसको गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी 2 कितना बार है, तो 2 1 1 2 3 4, चलिए 4 मरतबे लिख देते हैं। फिर यहाँ 5 का एगो है, 5 3 गो है, ठीक है, ये 3 हो गया। तो इसको और हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो 2 इतना बार लिखा तो उसको हम 1 ही बार लिखेंगे, और लेकिन क्या करना है कि 1 2 3 4 बार है तो इसके पावर में हम 4 लिखेंगे इस तरह से। फिर 5 कितना बार है, 5 को 1 बार लिख दिया, लेकिन पावर कितना लिखेंगे, कितना बार लिखा हुआ है 3 बार, तो 3 हो गया। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब क्या करना है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और, वो क्या है, अगर कहेगा कि 2000 के, देखिए क्वेश्चन इस तरह से कि 2000 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या है, 2 की घात क्या है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि 2000 ये दिया हुआ है संख्या, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 2 की घात क्या है। अब यहाँ पर क्या करना है, आंसर कितना होगा जल्दी बताया जाए। तो इसमें देख रहे हैं कि 2000 का जो गुणनखंड निकालें, इसमें 2 के पावर कितना है, घात का मतलब सबसे ज़्यादा पावर, तो 2 का पावर कितना है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। अगर 5 का पूछता था, 5 का पावर कितना है 3। अगर वो संख्या पूछ लेता जो इसमें है ही नहीं, तो उसका पावर कितना हो जाता है 0। जो संख्या नहीं है और उसका घात पूछेगा तो कितना होगा 0। अगर पूछ दिया कि 2000 के गुणनखंड में 3 का घात क्या है, तो इसमें 3 आया है, नहीं आया है, तो 3 का घात कुछ नहीं यानी 0, ठीक है। अब इसके बाद एक विधि और पूछता है जिसको कहते हैं गुणनखंड ब्रिज। गुणनखंड ब्रिज के द्वारा क्या है, उसको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब उसको किस तरह से बनाएंगे, तो आइए उसको देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 2000 है, गुणनखंड ब्रिज, ठीक है। ये कौन सा विधि है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 2000 है, ठीक है। तो 2000 को क्या करना है इस तरह से। अब इसमें देखा जाए कि जो अभाज्य संख्या हम लगाए थे वो कितना से लगाए थे, 2 से लगाए थे, तो इसको इस तरह से बनाते चल जाना है, ठीक है। यहाँ 2 से लगाए तो कितना आया 1000 आया। फिर 1000 में क्या किया हमने कि 2 से लगाया, ठीक है ना, तो कितना आया 500 आया। फिर यहाँ 500 में क्या किया हमने, फिर 2 से लगाया है, तो कितना आया 250। अब 250 में फिर क्या किया कि हमने 2 से लगाया तो 125 हो गया। अब 125 में कितना से लगा है, तो 5 से लगा है ना, 5 से लगा है, तो कितना आया 25 आया। अब यहाँ पर फिर क्या है कि इसमें 5 से लगाए तो 5 आया। अब क्या होगा कि जब 5 से लगाएं तो 1 ना आएगा, तो यही था गुणनखंड ब्रिज। अब इसमें देखना क्या है कि ये जो है ना, इधर से जो भी अभाज्य संख्या है कौन कौन है, ये है, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, देखा जाए 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 का पावर 4 हो गया, और 5 × 5 × 5 यानी 5 3 बार है, तो 5 का पावर 3 हो गया। बस केवल क्या करना है, गुणनखंड ब्रिज कहेगा तो इस डायग्राम के द्वारा हमें बना देना है। अब इसके बाद फिर क्या है कि गुणनखंड ब्रिज में जो होता है ना, ये संख्याएं मान लीजिए कि इसको यहाँ दे दिया, इसको खाली छोड़ दिया, इसको दे दिया, इसको खाली छोड़ दिया, तो उस तरह से भी कहता है कि भरने के लिए आ जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन उस आधार पर हम देखते हैं। अब क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, जैसे ये 2 क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि कुछ भरा हुआ है और कुछ खाली है, तो जो खाली है उसको भरना है। वो कैसे भरना है, जैसे यहाँ पर संख्या, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर पता नहीं है, इसका मान ए का मान निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है। जिससे देखिए जितना से भाग लगा हुआ है ये इधर दिया हुआ है अभाज्य संख्या।
अब करना क्या है, तो सबसे पहले देखना है कि अगर नीचे दोनों संख्या दी हुई है तो उसको गुना करते चले जाएंगे और क्या करना है, ऊपर में गुणनफल प्राप्त कर लेना है। देखना है क्या कि इसमें 17 में क्या करना है, ये 2 है, यानी इसका जो C का गुणनखंड है उसको 2 भाग में बांटा है कि एक गुणनखंड कितना है 2, एक गुणनखंड कितना है 17 है। जैसे मान लिया जाए कि इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे मान लें कि 32 है, तो 32 को अगर हमको 2 भाग में तोड़ना है तो कितना कितना होगा, जैसे मान लें कि यहाँ 2 से तोड़े तो एगो 2 है तो एगो कितना हो जाएगा 16। उसी तरह से अगर इसको 16 में 2 से गुना कर देंगे तब ना 32 आएगा। तो क्या है, C का जो गुणनखंड निकालना है 2 भाग में निकाला है, तो इसको क्या करना है, दोनों गुणनखंड को हम इसको गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, यानी C बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ C बराबर कितना होगा, तो 2 गुने 17, तो यानी कितना हो जाएगा 34। अब यहाँ पर चलना है B, तो B का गुणनखंड देखना है, B का गुणनखंड कितना 2 है और कितना है C है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 गुने C का वैल्यू कितना आया है 34, तो 34 दूना कितना हो जाएगा 68। तो B का मान निकल गया। अब A का मान निकालना है, तो A बराबर कितना है, तो A बराबर देखा जाए तो A का जो गुणनखंड निकालना है 2 भाग में, वो एक 2 है एक B है, तो यानी 2 गुने B, तो 2 का 2 हो गया। B का मान हमको कितना आया है 68, तो इसको गुना करें कितना होगा, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, तो ये हो गया तीनों आंसर। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, इसको किस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए गुणनखंड किया हुआ है कि नहीं, ये पूरा संख्या मैंने गुणनफल दिया हुआ है। अब इसको 2 भाग में गुणनखंड किया, तो 2 भाग में गुणनखंड किया है, यहाँ पर एक दिया हुआ जिसे रहेगा 8। ठीक है, अब ये 72 को क्या करना है, 8 से भाग लगाया है, तो 72 को यहाँ क्या करेंगे, अगर 8 से भाग लगाएंगे तो 8 नंबर 72, यानी एक 8 हो गया एक 9 हो गया। अब 8 को यहाँ 3 भाग में तोड़ा है, तो इसको गुणनखंड निकाल के देख लेंगे। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे 8 को, तो कितना आएगा, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, यही 3 गुना आया। तो देखिए 3 जगह खाली है, तो तीनों में क्या हो जाएगा, 2 2 2 भरा गया। अब 9 का कहता है कि 2 को गुणनखंड निकालो, तो 9 के गुणनखंड निकालेंगे तो कितना से लगेगा, 3 से, तो 3 3 9, ये 2 संख्या है, तो यही दोनों संख्या यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार क्या है कि ये कुछ जगह भर करके देगा और कुछ खाली रहेगा ये गुणनखंड वृक्ष में, तो उसको हमें इसी प्रकार से भर लेना है। अब अभाज्य गुणनखंड आधारित पर क्या है, एक क्वेश्चन और पूछता है, वो बिल्कुल अलग तरीके से पूछता है, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लिया जाए यदि 280 बराबर 2 का पावर m गुने 3 का पावर n गुने 5 का पावर p गुने 7 का पावर q, तो m प्लस n प्लस p प्लस q का मान क्या होगा, मान क्या होगा। अब इसको किस तरह से निकालेंगे, तो इसमें दिया हुआ क्या है, अब देखना है कि 280 जो संख्या है ये सब कौन संख्या है, ये सब जो है ना, इसको गुणनखंड किया है तो जो संख्या प्राप्त हुई है ये सभी अभाज्य संख्या है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 280 को पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 280 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है, 2 से 140, फिर 2 से 70, और फिर कितना आएगा 2 से 35, फिर 2 5 से तो 7। अब तो लगेगा नहीं, ये तो 1 हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखना है यहाँ क्या कि 2 5 7 इस रूप में दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो हमको इसी तरह से लिख देना। अब इसका आंसर बनाएंगे तो 280 बराबर लिखेंगे। ठीक है, ये बराबर कितना है, क्वेश्चन जिस तरह से है उस तरह से हम लिख देंगे। 3 का पावर n, 5 का पावर p और 7 का पावर q। अब 280 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है गुणनखंड में, और 280 का हमने जो निकाला है वो किस तरह से है। तो 280 के नीचे लिखना है, तो 2 है तो 2 का पावर कितना है, तो 2 का पावर 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर 5 है, ठीक है ना, ये 5 लिख दिया। 5 के पावर कितना है, तो 5 का पावर 1 है। 7 है फिर, तो 7 का पावर कितना है, 1 है। बराबर में अभी जितना लिखा हुआ उतना हम लिख देंगे। 2 का पावर m गुने 3 का पावर n, यानी 5 का पावर p और यहाँ 7 का पावर q। अब ये देखना है हमको कि इधर में 2 है, इधर में 2 है, ये तो 2 है,
तो यानी ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो इसका पावर 3 है, इसका पावर m है, तो यानी m का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर देखना है n का, तो n तो इधर है 3 का पावर n है, इधर में 3 आया ही नहीं है। तो जब नहीं आया है तो इसको क्या करना है, उसको पावर में 0 लिख देना है। तो यानी 3 से 3 ही खत्म हो गया, तो n बराबर कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर 5 के पावर p, तो 5 के पावर 1, तो 5 से 5 को अगर कैंसिल करेंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है q, तो 7 और 7 मिल रहा है, तो 7 से 7 ही कैंसिल हो जाएगा। इसका पावर q है, इसका पावर 1 है, तो यानी q बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब करना क्या है कि इसमें सभी का योगफल निकालना है, तो यानी m प्लस n प्लस p प्लस q बराबर कितना होगा। तो m का मान कितना है, 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। n का मान है 0 और फिर p का मान 1 है और q का मान 1 है, तो 1 और 1 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो क्वेश्चन अलग तरह से पूछने का ये तरीका को हमने समझा। अब इसके बाद जो होगा वो भाग विधि से क्या है कि मसा और लसा कैसे निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा किस तरह से निकालेंगे, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में।